नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्विज का पार्ट नंबर 10। इससे पहले के 9 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में औसत वर्षा का सहसंबंध गुणांक में सर्वाधिक अंतर है। दोस्तों औसत वर्षा का सहसंबंध गुणांक में सर्वाधिक अंतर जो है वो कौन से राज्य के अंदर है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या बिहार। तो दोस्तों औसत वर्षा का जो सहसंबंध गुणांक है इसमें सर्वाधिक अंतर राजस्थान जिले के अंदर है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान कौन सा। दोस्तों रबी मौसम की जो फसलें होती है इनके अंदर जो है इष्टतम तापमान कौन सा होता है। ऑप्शन है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस या 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या 25 से 31 डिग्री सेल्सियस या 35 से 41 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों रबी की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान होता है 25 से 31 डिग्री सेल्सियस। सब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है। दोस्तों खरीफ की फसलों के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। सब ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या द ऑप्शन है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए इष्टतम तापमान होगा 31 से 37 यानी कि 31 से 37 डिग्री सेल्सियस खरीफ की फसलों के लिए इष्टतम तापमान होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुदिक सूचक के तीर की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों वायुदिक सूचक जो होता है इसमें तीर की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीर की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की अधिकता से फसल पर कीट व बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। दोस्तों कौन सा जो तत्व है इसकी अधिकता से अधिक होने से फसल पर कीट व बीमारियां अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन है नत्रजन, फास्फोरस, पोटास या लोहा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन राइट होगा नत्रजन, यानी कि नाइट्रोजन पौधों के अंदर अधिक हो जाएगी तो उन पर कीट व बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितने % पाया जाता है। ऑप्शन है 29.2%, 35.7% या 22.9% या 25.3%। दोस्तों जिप्सम के अंदर कैल्शियम पाया जाता है 29.2%। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एमाइड उर्वरक है। निम्न में से एमाइड उर्वरक कौन सा है, यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन है यूरिया, कैल्शियम साइनाइड, यूरिया सल्फेट या सभी। दोस्तों एमाइड में इसमें नाइट्रोजन उर्वरक दिए हुए हैं, तो दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक इनमें सभी में नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि द ऑप्शन राइट होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में ऊपरी सतह सूखने पर खेत में जगह जगह सफ़ेद सक्ते उभर जाते हैं। अगर मृदा ऊपरी सतह सूख जाएगी तो सफ़ेद सक्ते जो है कौन सी मृदा के अंदर बन जाएंगे। ऑप्शन है लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों लवणीय जो मृदा है इनमें अगर मृदा की ऊपरी सतह अगर सूख जाएगी तो इसमें ऊपरी जो है वो सफ़ेद छत्ते बन जाएंगे। तो ऑप्शन राइट होगा लवणीय मृदा। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद में NPK का % कितना होता है। दोस्तों गोबर की खाद में NPK कितना होता है। ऑप्शन है 0.5 नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस या 0.5 पोटेशियम। दोस्तों गोबर की खाद में NPK होता है 0.5 नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस और 0.5% होता है कैल्शियम यानी कि पोटास। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नीम की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है। दोस्तों नीम की खली में रसायन जो है वो कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन है अजेडिरेक्टिन, सेपोनिन, ऑक्सिन या रिसिन। तो दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है रसायन एजाडिरेक्टिन, यानी ऑप्शन राइट होगा। नीम की खली में एजाडिरेक्टिन जो है वो रसायन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महुआ की खली का प्रयोग खेत में बुआई से कितने दिन पहले करना चाहिए। दोस्तों महुआ की खली जो है उसका प्रयोग खेत में करते हैं तो बुआई से कितने दिन पहले करते हैं। ऑप्शन है 15, 30, 45 या 60 दिन। दोस्तों महुआ की खली का प्रयोग 60 दिन पहले खेत के अंदर बुआई से 60 दिन पहले करना चाहिए, यानी कि 2 महीने बुआई से पहले खेत के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
संद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? दोस्तों संद्र दक्षिणायन जो अवस्था होती है उसमें कौन सी फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है? ऑप्शन है फूल वाली, अनाज वाली, कंद वाली या चारा वाली। दोस्तों कंद वाली जो भी सब फसल होती है उनमें अगर संद्र दक्षिणायन अवस्था है तो उनके फसल अवस्था में फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कृषि पंचांग मूलतः किस पर आधारित है? दोस्तों जो कृषि कैलेंडर होता है वो किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है पृथ्वी की गति पर, सूर्य की गति पर, चंद्रमा की गति पर या ग्रहों की गति पर। दोस्तों कृषि पंचांग जो होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? दोस्तों पेनिसिलिन जो है वो किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है खुंब, खमीर, फंफूद या सेवा। दोस्तों पेनिसिलिन जो होता है वो फंफूद से निकाला जाता है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर अजमेर में व्यावसायिक खेती की जाती है। दोस्तों पुष्कर जो है अजमेर के अंदर, वहाँ पर व्यावसायिक खेती कौन से फूल की करते हैं? ऑप्शन है गेंदा जिसे जाफरी कहते हैं, जाफरी, गुलाब, एडवर्ड, मोगरा, मोती या चमेली डबल कहते हैं। तो दोस्तों गुलाब जो है इसकी व्यावसायिक खेती पुष्कर अजमेर में होती है। अगला क्वेश्चन है वह पौधा जिसके बीजों का उपयोग डीजल बनाने में होता है। दोस्तों वो ऐसा कौन सा पौधा है जिसका उपयोग डीजल बनाने में करते हैं? ऑप्शन है सफ़ेद मूसली या अरंडी या रतन जोत या सोनामुखी। तो डीजल बनाने के अंदर दोस्तों रतन जोत का उपयोग किया जाता है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आम की प्रसारण विधियों का समय अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो आम के अंदर जो विधियाँ होती है प्रसारण की, इसमें समय अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? फर्स्ट है वीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग या स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। 3 इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। समय अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? इसके अंदर राइट होगा वो होगा स ऑप्शन राइट होगा। यानी कि सबसे पहले इनार्चिंग होगी, उसके बाद वीनियर ग्राफ्टिंग और उसके बाद स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हो। तो स ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर सेकंड जो है वो पहले होती है, इसकी पहले यूज ली जाती है, उसके बाद फर्स्ट होगी वीनियर ग्राफ्टिंग और थर्ड होगी एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। अगले क्वेश्चन है केले का तना कहलाता है। दोस्तों केले के तने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आभासी स्तंभ, राइजोम, बल्ब या ट्यूबर। तो दोस्तों केले का तना होता है उसको राइजोम कहते हैं। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन किस में खोजा गया? दोस्तों प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो किसके अंदर खोजा गया था? ऑप्शन है नारियल में कोकीन, मक्का के अंदर जाइटिन या मटर के अंदर जीन है वो, या गेहूं में ग्लूटीन। तो दोस्तों मक्का के अंदर जो जाइटिन है वो साइटोकाइनिन सबसे पहले प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन है वो खोजा गया था मक्का के अंदर। अगला क्वेश्चन है 80 जेली बनाने में किस घटक का महत्वपूर्ण योग होता है? तो जेली बनाने के अंदर कौन सा घटक सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन है अम्लता, पैक्टिन, द ब्रिक्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों जेली बनाने में जो घटक होते हैं वो अम्लता भी यूज ली जाती है, पैक्टिन भी यूज लिया जाता है या ब्रिक्स। दोस्तों इसमें सभी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, सभी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है बोटुलिज्म किस विषाणु की विषालुता से होता है? बोटुलिज्म जो होता है किस जीवाणु की विषालुता से होता है, या बोटुलिज्म एक प्रकार की भोजन विषालुता है? दोस्तों बोटुलिज्म जो है वो भोजन में जो भोजन के अंदर जो विषालुता होती है उसको आ गया है। तो कौन सा जीवाणु है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास या जेंथोमोनास। तो इसके अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है वो भोजन में बोटुलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क फलों का सेव किसे कहते हैं? दोस्तों शुष्क फलों का सेव किसे कहते हैं? ऑप्शन है सेव, ब लीची, स अमरूद या बेर। दोस्तों बेर को शुष्क फलों का सेव कहा गया है। अगला क्वेश्चन है तांबे या कॉपर की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? दोस्तों तांबे या कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है उकटा या विल्ट, उकटा सूखा जिसे डाइबैक कहते हैं, पाद गलन जिसे फूट रोग कहते हैं और द सभी। दोस्तों
तांबे या कॉपर की कमी से डाईबैक डिजीज होती है वो होती है। ब ऑप्शन राइट होगा, डाईबैक डिजीज। अगला क्वेश्चन है, खड़ा पानी जिसे वाटर लॉगिंग कहते हैं कौन सी फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। दोस्तों वाटर लॉगिंग जो समस्या होती है वो कौन सी फसल में होती है। ऑप्शन है केला, बील, पपीता या अंगूर। दोस्तों पपीते के अंदर जो वाटर लॉगिंग जो समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है CIAH जो संस्था है वो CIAH दोस्तों ये कहाँ पर है। ऑप्शन है बेंगलोर, लखनऊ या बीकानेर या दिल्ली। दोस्तों ये है बीकानेर के अंदर CIAS स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेर में फूल आने का समय कौन सा है। बेर के अंदर फूल किस महीने के अंदर आते हैं। ऑप्शन है फरवरी मार्च, सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई या दिसंबर जनवरी। दोस्तों बेर के अंदर फूल आते हैं सितंबर अक्टूबर महीने में। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल मच्छर मारने की दवा तथा टमाटर बैंगन की फसल में सूत्रकृमि के प्रभाव कम करने के लिए कौन से पुष्प पौधे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी या चमेली। दोस्तों टमाटर और बैंगन में सूत्रकृमि के प्रभाव कम करने के लिए और मच्छर मारने के लिए गेंदा जो है वो यूज लिया जाता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की नस्ल जो अधिक फुर्तीली राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर तय करने वाली कौन सी है। ऑप्शन है जैसलमेरी, सोकला, मालपुरा या मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी नस्ल है वो राजस्थान के अंदर मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर करती है और फुर्तीली नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय नस्ल की गायों की यौनारंभ पुबर्टी जो है उम्र कितनी होती है। ऑप्शन है 10 से 11 माह, 30 से 37 माह, 24 से 30 माह या 11 से 24 माह। दोस्तों इनकी यौनारंभ होती है 11 से 24 माह। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पालते हैं वो कहलाती है। मांस उत्पादन हेतु पालने वाले मुर्गियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लेयर्स, ग्रोवर्स, ब्रोइलर या इनमें से कोई नहीं। तो मांस उत्पादन हेतु पालने वाली मछलियों को मुर्गियों को कहते हैं ब्रोइलर। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रीम का अपेक्षित घनत्व है। दोस्तों क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना है। ऑप्शन है 0.560, 0.930 या स ऑप्शन है 1.028 या द ऑप्शन है 1.032। दोस्तों क्रीम का अपेक्षित घनत्व है 0.930। ब ऑप्शन राइट होगा। 0.930 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं। ऑप्शन है अम्लता परीक्षण, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने हेतु, वसा परीक्षण हेतु या दूध में मिलावट हेतु। दोस्तों ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग वसा परीक्षण हेतु करते हैं। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ऑप्शन है 1.025, 1.028 या 1.030 या 1.032। दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में प्रजनन हेतु जो मेढे होते हैं जिसे रैम कहते हैं को जन्म के कितने समय बाद काम में लेते हैं। भेड़ के में प्रजनन हेतु मेढे को जन्म के कितने समय बाद काम में लेते हैं। है 1 वर्ष, ब ऑप्शन है 1.5 वर्ष या स ऑप्शन है 2 वर्ष या द ऑप्शन है 3 वर्ष। दोस्तों मेढे को 1.5 वर्ष बाद जो है वो काम में लेते हैं। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। भेड़ की नाड़ी गति कितनी होती है। ऑप्शन अ है 20 से 25, ब है 50 से 60 या 70 से 80 या सी से 100। दोस्तों भेड़ की नाड़ी गति होती है 70 से 80 प्रति मिनट। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मांस उत्पादन हेतु बछड़ों को किस उम्र में बंदिया करते हैं। दोस्तों मांस उत्पादन हेतु जो बछड़े होते हैं किस उम्र में उसका बंदियाकरण करते हैं। ऑप्शन है 1 से 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष या 2 वर्ष। दोस्तों 1 से 2 माह बाद की उम्र में मांस उत्पादन हेतु जो बछड़े होते हैं उनका बंदियाकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रकाश की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनमें प्रकाश प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है। अगला ऑप्शन है 6 घंटे,
10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे। तो अंडे देने वाली मुर्गियों को 14 घंटे प्रतिदिन प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, टीजर बुल कहलाता है। दोस्तों टीजर बुल किसे कहते हैं? ऑप्शन है नसबंदीकृत सांड या बंदियाकृत या दोनों या कोई नहीं। तो इसके अंदर होगा नसबंदीकृत सांड जो होता है उसे टीजर बुल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस माह में भेड़ में प्रजनन नहीं होता है? भेड़ में प्रजनन किस माह में नहीं होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगस्त। दोस्तों जनवरी, फरवरी के अंदर जो है वो भेड़ में प्रजनन नहीं होता है। ऑप्शन राइट होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडे का औसत वजन होता है। अंडे का औसत वजन कितना होता है? 50 ग्राम, 55 ग्राम, 57.5 ग्राम या 60 ग्राम। तो दोस्तों अंडे का औसत वजन होता है 57.5 ग्राम। स ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्विज। इसी तरह के क्विज के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।